टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार है जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। गौरी और हम मिलकर के आपको कई सारे टिप्स देने वाले हैं, तो अगले आधे घंटे तक कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम बताने वाले हैं इनकम टैक्स नियमों की अनदेखी करने पर आ गई है प्रोसिक्यूशन की नौबत। तो इससे बचने के लिए क्या है नई गाइडलाइंस, नौकरी पेशा लोगों को किन किन मामलों में मिलते हैं इनकम टैक्स का नोटिस और कैसे दें इसका जवाब, और साथ में सुलझाएंगे एनपीएस में निवेश करने वालों की टैक्स की उलझनें। लेकिन सबसे पहली बात कि कई लोग जानबूझकर या अनजाने में इनकम टैक्स के नियमों की अनदेखी कर बैठते हैं और फिर स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि उनके पास प्रोसिक्यूशन की नौबत आ जाती है और फिर लगता है कि अब क्या कर सकते हैं, अब तो कोई रास्ता बचा हुआ नहीं है। लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कि प्रोसिक्यूशन की नौबत आने के बावजूद आपके पास रास्ता है इससे बचने का। और ये जो रास्ता है ये पुराना रास्ता नहीं है, ये नया रास्ता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए एक नई गाइडलाइंस जारी की है। और गाइडलाइंस क्या है, गौरी समझते हैं। गौरी, प्रोसिक्यूशन की नौबत सबसे पहले तो किन किन हालात में आ सकती है, फिर मैं आपसे समझूंगा कि इससे बचने की नई गाइडलाइंस क्या कहती है। देखिए, सबसे पहले तो जो प्रोसिक्यूशन है वो उन चीज़ों में आएगी जहाँ पे आपने बहुत मेजर कोई डिफ़ॉल्ट किया है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी का टीडीएस आपने काट लिया और आपने सरकार को नहीं जमा कराया, यानी कि सरकारी पैसा आपने अपने अकाउंट में रखा, अपने पास रखा और सरकार को नहीं जमा कराया, तो इस केस में हो सकता है आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन की नौबत आ जाए। अब ऐसे केसेस में देखिए, जब भी कोई नोटिस आता है तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता कि उनके जेब से एक्स्ट्रा टैक्स जाए, इंटरेस्ट जाए या पेनल्टी जाए। लेकिन जहाँ प्रोसिक्यूशन की बात आ जाती है वहाँ पे मुझे लगता है कि शायद बेहतर यही है कि इंटरेस्ट, पेनल्टी या कुछ पैसे आपसे लेके आप प्रोसिक्यूशन से बच जाएं। तो इनकम टैक्स एक्ट में इसका प्रोविजन ज़रूर है कि आप प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, जिसकी गाइडलाइंस अभी 17 को रिवाइज हुई हैं, सिंप्लीफाई हुई हैं मैं कहूँगी। और सिंप्लीफाई हुई है गाइडलाइन, उसमें काफ़ी ज़्यादा इजी कर दिया है प्रोसिक्यूशन से बचना। और ये मान के चलिए कि जो टैक्स पेयर्स हैं जिनसे गलती हुई है अनजाने में, जाने में, जैसे भी, तो सरकार उनको एक और मौका देना चाह रही है और नहीं चाह रही कि वो प्रोसिक्यूशन उनके साथ, उनके ऊपर हो। तो इस केस में जब आपके पास नोटिस आता है प्रोसिक्यूशन का, तो इस केस में आपको एक एप्लीकेशन मूव करनी है। उस एप्लीकेशन के साथ एक फ़ीस जाएगी और जो आपका अमाउंट है, जिस अमाउंट की आपकी कह सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट है, एविजन है, या जो आपकी टैक्स की चोरी हुई है आपसे, उसका एक जो आपका देनदारी बनती है उसका एक परसेंटेज आपको उसमें जमा भी कराना है। जो पहले जितना जमा कराना होता था उससे कम अब आपको जमा कराना होगा, डिपेंड करेगा कि आपका अमाउंट कितना है। तो आप कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन मिला है उस अमाउंट पे। कितनी भी नंबर ऑफ टाइम्स आप इस एप्लीकेशन को मूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक अलग प्रोविजन ऐसा मिला है जो इनकम टैक्स एसएससी के फेवर में है। तो बहुत और सिंप्लीफाई कर दिया है एप्लीकेशन मूव करना और एप्लीकेशन का जो फॉर्म है। तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये टोटली एसएससी के फेवर में है। और जिन लोगों को भी प्रोसिक्यूशन का नोटिस आ चुका है या इन फ्यूचर कभी आता है किसी भी डिफ़ॉल्ट की वजह से, वो इसमें अपनी प्रोसिक्यूशन को कंपाउंड करा सकते हैं एक फ़ीस जमा कराने के बाद। तो ये कंपाउंड कराने के लिए क्या कोई कंडीशन भी है कि आपके ऊपर कोई रेड, इस तरह की चीज़ें ना हुई हो, कोई एक्शन इनिशिएट ना हुआ हो? बिल्कुल कंडीशंस हैं। देखिए, जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट्स हैं, जैसे मैंने ये टीडीएस के डिफ़ॉल्ट का एग्जांपल दिया, इसमें आप नॉर्मल एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो बड़े हैं डिफ़ॉल्ट्स, जैसे आपने रेड की बात की या ऐसे कुछ केसेस हैं, इस केस में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हायर अथॉरिटी की परमिशन लेनी होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, हर केस का आपको देखना पड़ेगा आपका केस फॉल कहाँ करता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका कंपाउंडिंग आपको रिलीफ तो जरूर देगा, बट हाँ, हो सकता है उसका मीडियम, कई बार हो सकता है वो टफ हो, थोड़ा हो सकता है इजी हो। डिपेंड करता है केस, डिपेंड करता है कि कौन से सेक्शन में आपको वो प्रोसिक्यूशन का नोटिस आया है। हालांकि हमारे दर्शकों को, जो टैक्स गुरु के दर्शक हैं, अमूमन प्रोसिक्यूशन तक की नौबत नहीं आती है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं। फिर भी अगर अनजाने में कोई गलती से इस तरह की नौबत आ गई है, तो जैसा कि गौरी ने कहा कि एक नई गाइडलाइंस आई है, उस नई गाइडलाइंस का फ़ायदा उठा करके आप प्रोसिक्यूशन से बच सकते हैं और यहाँ पे कंपाउंडिंग करके आप अपने इस चीज़
इससे छुटकारा पा सकते हैं और फिर आगे में इस नियमों का ध्यान रखेंगे ताकि ये नौबत फिलहाल ना आए। तो अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं सूरत, जहां से अजय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। बताएं क्या उलझन है आपकी? सर जी, मेरा एक असेसमेंट या 17-18 का स्टूडेंट केस आया था। उसमें कुछ सैलरी एडिशन कर दिया था। अच्छा। और 96,000 का टैक्स डिमांड निकाली थी। उस पर मैंने 19,500 अपील के लिए पेमेंट करके मैंने अपील कर दिया था। अपील का ऑर्डर मेरा मार्च 2023 में आ गया, जिसमें मेरा पूरा सैलरी मेरे को बाद मिल गई और मेरी डिमांड 0 हो गई। इन बिटवीन जो मेरी डिमांड बाकी डिमांड थी, तो उन लोगों ने दूसरे साल के जो मेरे रिफंड थे इसमें एडजस्ट कर लिए थे, तो मेरा पूरा 96,000 डिपार्टमेंट में जमा कर लिया। फिर मैंने ये अपील इफेक्ट के लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी मेरे ITO को भी दे दिया था। मार्च 23 में जैसा मेरा अपील का ऑर्डर आया था, लेकिन वो लोग अभी भी मेरा रिफंड इश्यू नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एप्लीकेशन देने के बाद भी रिफंड इशू नहीं कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं? जो लक्ष्मण, मुझे थोड़ा क्लैरिटी नहीं मिली है। ये बेसिकली आप अपील में गए हैं, अपील में आप जीत गए, आप अपील जीत गए और आपने जो टैक्स पहले से जमा कराया था वो आपको रिफंड नहीं मिला, क्या मैं सही समझी? जो मैंने टैक्स जमा कराया था प्लस मेरा टैक्स दूसरे साल के रिफंड से इसमें एडजस्ट भी कर लिया था। पूरी रिफंड, पूरी जो डिमांड थी वो उन लोगों ने एडजस्ट कर ली थी और पूरी अपील आपके फेवर में गई है। पूरी अपील मेरी फेवर में है। ठीक है, तो जो अपील का जो ऑर्डर होगा, जो जहां भी आपकी अपील, आपकी CIT अपील्स या IT जहां से भी आपकी अपील का ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर में डेफिनेटली मेंशन्ड होगा कि आपकी जो भी आपने टैक्स जमा कराया है, क्योंकि आपकी उसकी वो देनदारी नहीं बनती थी और आप अपील जीत गए हैं, तो उसका रिफंड किया जाए। तो आप अपने असेसिंग ऑफिसर के पास वो एप्लीकेशन आप मूव करिए, जो आप ऑलरेडी आई थिंक कर चुके हैं। अगर अभी तक आपको असेसिंग ऑफिसर ने रिफंड नहीं रिलीज किया है तो 2 तरीके हैं। एक तो आप एक ग्रीवियंस रेज कर सकते हैं ऑनलाइन, दूसरा एक बार पर्सनली जाके आप मिल लीजिए अगर आप एप्लीकेशन ऑलरेडी मूव कर चुके हैं कि आपका रिफंड अब आ जाना चाहिए। दूसरा एक हेल्पलाइन भी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, जहाँ से कई बार जब आपकी डिमांड होती है तो वो वहाँ से कॉल भी करते हैं समझने के लिए कि आप इस डिमांड के लिए आपका क्या व्यू है, और कई बार आपसे डिस्कस भी कर लेते हैं। और वो जो नंबर है वो आपका ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उस पर भी एक बार फ़ोन करके बात करने की कोशिश कर सकते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। बट ऑल्दो क्योंकि अपील में आप जीत चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो रिफ़ंड है वो आने में कोई भी दिक्कत होगी। और जब भी रिफ़ंड आएगा तो अगर इंटरेस्ट उस पर बनता होगा तो आपको इस सरकार इंटरेस्ट भी देगी। हाँ, अगर रिफंड नहीं आ पा रहा आपको अपील के में जीतने के बाद भी, तो आपको जब भी मिलेगा तो इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। इसमें गौरी मेरा लगता है कि ऑनलाइन ग्रीवेंस सेल के जरिए जाना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि ऑनलाइन जब आप करते हैं तो सिर्फ उस असेसिंग ऑफिसर तक नहीं जाता है, एक पूरे सिस्टम में जाता है, ताकि आपको उसको सॉल्व करने का एक दबाव भी रहता है जल्दी से उसको सॉल्व करिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि ऑनलाइन का जो ग्रीवियंस हमारा है उसके अंदर बहुत सारे हेड्स हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जब हम ग्रीवियंस रेज करते हैं एक पर्टिकुलर इशू के लिए, उसके रिस्पॉन्स में ये आता है कि आप इनको ग्रीवियंस रेज करिए। तो ऐसा नहीं है कि वो फुल प्रूफ तरीका है, बट हाँ पिछले कुछ सालों में ग्रीवियंस सेल इतना अच्छा कर दिया गया है कि ऐसा नहीं है कि आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अनलाइक अर्लियर टाइम्स जब रिस्पॉन्स ही नहीं आता था, रिस्पॉन्स आएगा, ज़रूर आएगा, बहुत जल्द आएगा, लेकिन कई बार वो रिस्पॉन्स आपका सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो दोनों तरीके अगर आप साथ के साथ अपना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, तो ये एक तरीका है। अगर इसके बावजूद रिफंड आपके पास नहीं आता है तो आप फिर से संपर्क करेगा, हम लोग कुछ और रास्ते यहाँ पे तलाशेंगे। अब चलते हैं पुणे, जहाँ से राजेंद्र देश पांडे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देश पांडे जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते गौरी जी। नमस्ते। बताएं क्या उलझन है आपकी? उलझन थोड़ी सी टैक्स प्लानिंग को लेकर है सर। आई एम रिटायर्ड बैंक एग्जीक्यूटिव एंड होल्डिंग शेयर्स इन द नेम ऑफ माय स्पाउस, जिनमें उनका नाम फर्स्ट है। अच्छा। अभी क्या हो गया, अभी वैल्यूएशन हाई, यील्ड कम हो गया है, तो आई एम प्लानिंग टू सेल ऑल दो शेयर्स एंड कीप इन बैंक डिपॉजिट इन माय नेम। अभी आधा उनका है, आधा मेरा है। तो अगर मैं मेरे नाम पे रखता हूँ तो TDS वगैरह सब मेरा ही कटेगा, लेकिन आई डोंट वांट टू डू दैट। उनका आधा हिस्सा है तो आधा पैसा उनको भी मिलना चाहिए। तो कैन आई टेक अ लोन फ्रॉम हर ऑन इंटरेस्ट एंड डू दिस एंड पे इंटरेस्ट ऑन हर अमाउंट? तो क्या आपके जो वाइफ हैं वो वर्किंग हैं, और क्या उन्होंने नहीं शी इज रिटायर्ड होम मेकर। नहीं, बट
पहले भी शी वॉज नॉट वर्किंग, मतलब अब शुरू से वो होम मेकर ही रही हैं। उन्होंने अपना जो आपका पैसा था बेसिकली आपने उनके नाम पे इन्वेस्ट किया था शेयर मार्केट में? नहीं मैडम, वो मेरे पेरेंट्स के थ्रू आए हुए शेयर है। मेरे बहुत थोड़े हैं, 10-15 लाख के होंगे, बाकी सब पेरेंट्स के दिए हुए हैं हम दोनों को। ठीक है, मैं समझ। इंटरेस्टिंग सवाल है इनका। ठीक है। तो देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। पहला तो अगर मैं अज्यूम करूं कि वाइफ की कोई इनकम कभी थी ही नहीं, हस्बैंड ने वाइफ के नाम पे शेयर्स खरीदे थे, तो लॉजिकली डीम्ड ओनर जो हैं वो हस्बैंड हैं। शायद आप रिटर्न भरेंगे, हो सकता है आपको कोई नोटिस ना आए, लेकिन अगर नोटिस आएगा तो ये सवाल ज़रूर उठेगा कि ये पैसा तो आपका था, और क्योंकि आपने अपनी वाइफ के नाम पे इन्वेस्ट किया, और हस्बैंड और वाइफ में क्लबिंग होती है, यानी कि अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ के नाम पे कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है या गिफ्ट किया है तो उससे जो कमाई होती है वो हस्बैंड की इनकम में क्लब होती है। तो इस केस में सारी इनकम आपके ही हेड में जानी चाहिए, आपके इनकम टैक्स रिटर्न में जानी चाहिए, वाइफ की नहीं। अब आपके पेरेंट्स ने अगर आपको और आपकी वाइफ को दिया है तो उस केस में भी फादर इन लॉ अगर अपनी डॉटर इन लॉ को देते हैं तो क्लबिंग हो जाती है। तो उस केस में जो आपकी वाइफ हैं, क्योंकि उनकी कोई इनकम अपनी नहीं रही है, या तो उनकी कोई अपनी सोर्स ऑफ इनकम है जहाँ पे या तो उनके फादर ने उनको शेयर्स दिए या उनके फादर ने उनको कोई अमाउंट गिफ्ट किया जो उन्होंने शेयर मार्केट में लगाया, तो आप उनके इनकम टैक्स रिटर्न में उसका जो भी प्रॉफिट है वो दिखा सकते हैं। लेकिन अगर उसमें क्लबिंग प्रोविजंस हो रहे हैं, वो आपका पैसा है और उनका अपना कभी भी नहीं रहा, तो उस केस में प्रॉब्लम आएगी अगर नोटिस आएगा। मैं ये नहीं बोल रही कि रिटर्न फाइल करते ही आपको नोटिस आ जाएगा, लेकिन अगर नोटिस आएगा तो ये प्रॉब्लम जरूर आएगी। पहले से कोई प्रिकॉशन लेकर रखा? प्रिकॉशन तो यही है कि आपको अपने ही रिटर्न में दिखाना चाहिए, वाइफ की रिटर्न में नहीं, क्योंकि आप डीम्ड ओनर होंगे उस केस में, क्योंकि उनका अपना अमाउंट नहीं है। बट अगर कोई उनका अपना कोई इनकम थी कभी, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि वो हाउस मेकर हैं, तो फिर वो होम मेकर की अपनी इनकम प्रूफ करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर होम मेकर है तो फिर आप अपने में दिखाइए। तो ये एक रास्ता है। राजेंद्र जी, कोई कंफ्यूजन? हाँ सर। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन ऐसा है सर कि उनके फादर इन लॉ ने उनको गिफ्ट किया है, हु इज नो मोर, तो उनका तो क्लबिंग नहीं होता। इसके लिए पूरा डिविडेंड में उनके ही रिटर्न में दिखाता हूँ। देखिए 3 केसेस में क्लबिंग होती है यूजुअली, माइनर के केस में, हस्बैंड वाइफ के केस में, और अगर फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ को देते हैं तो उस केस में भी क्लबिंग होती है। ये 3 केसेस में क्लबिंग होती है, तो उस केस में भी क्लबिंग होगी। तो ये आपको अपने अकाउंट में दिखाना चाहिए, क्योंकि अब आपके फादर के बाद आपके जो फादर हैं उनके बाद आई थिंक वो पैसा आपके हिसाब से आपके उसमें आना चाहिए। तो उन्होंने उनको दिया, वो आप दे उनको सकते हैं, उनके अकाउंट में रख सकते हैं, बट लॉजिकली उसका जो कैपिटल गेन है वो आपके अकाउंट में आना चाहिए। तो बड़ा ही टेक्निकल पेंच है यहाँ पे, जिसको समझना ज़रूरी था। चलिए राजेंद्र जी, जैसा कि गौरी ने सुझाया, आप इस हिसाब से अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि नौकरी पेशा लोगों को किन किन मामलों में मिलते हैं इनकम टैक्स का नोटिस और कैसे दें इनका जवाब, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं गौरी चड्ढा। गौरी, लोगों के सवाल हैं इससे पहले, चूँकि बहुत सारे लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है और उस प्रोसेस से कंप्लीट भी कर लिया है, इसके बावजूद लोगों के मन में ये आशंका रहती है, फिर कई लोगों को अभी भी इनकम टैक्स के नोटिस आते रहते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि किन किन मामलों में अभी भी इनकम टैक्स के नोटिस आ सकते हैं, और इस तरह के नोटिस आए तो उसका जवाब कैसे दें? जी लक्ष्मण, यूजुअली ऐसा होता है कि जब आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं और आपको इंटीमेशन आती है, एक जो यूजुअली हर केस में आती है, चाहे आपका रिफंड हो, चाहे आपकी डिमांड हो, या आपका नो रिफंड नो डिमांड है, एक सरकार की तरफ से कम्युनिकेशन आती है आपको। उसके बाद लोग समझते हैं कि इसके अब हमारा केस हो गया, हमारा प्रोसेस हो गई रिटर्न, अब हमें नोटिस वोटिस कभी कुछ भी नहीं आएगा, हम सेफ हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनकी अलग अलग टाइमलाइंस हैं, उनका कब कब नोटिस आ सकता है। एक बार को आपकी रिटर्न प्रोसेस भी हो गई तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपका नोटिस आ सकता है, क्योंकि जो इंटीमेशन है वो सीपीसी प्रोसेस करता है, जो आपका असेसिंग ऑफिसर है वो उसमें कोई इशू निकाल सकता है। अब ये इश्यूज क्या हो सकते हैं? पहले तो हो सकता है आपको इनिशियली इंटीमेशन आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि नोटिस नहीं आएगा। बिल्कुल, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका इंटीमेशन आ गया तो अब आपको कभी नोटिस नहीं आ सकता। इंटीमेशन आ गया तो अब निश्चिंत होकर ना बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप जब अपनी रिटर्न भरते हैं तो आपको इसी हिसाब से बननी चाहिए कि आपने कोई गलती ना की हो।
लेकिन इंटीमेशन आ गई तो एक बार के लिए आप थोड़ा सा तो सोच सकते हैं कि चलिए प्राइमा फेसी तो सब कुछ ठीक ही है, बट कोई बड़ी चीज अगर सामने आएगी तो उसमें नोटिस आपको आ सकता है। ऐसे कौन कौन से हालात हो सकते हैं? इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं। पहले तो देखिए, सबसे पहले तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता था, उससे पहले तो इंटीमेशन भी नहीं आएगी, आपको डिफेक्टिव रिटर्न का ही नोटिस आ जाएगा कि आपने कोई गलती की है। खत्म हो गया वो अगर आपकी प्रोसेस हो गई है और तो वो नोटिस नहीं आएगा। लेकिन जो थोड़े से बड़े जैसे घबराने वाले नोटिसेस जिनकी मैं बात करूं, तो एक आपका 143 का नोटिस होता है स्क्रूटनी का, यानी कि जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं या आपके जो भी आपने सरकार को इन्फॉर्मेशन दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, उसको पूरी जांच की जाएगी उसकी कि वो सही है कि नहीं, हर चीज़ उसमें देखी जाएगी। आपसे हो सकता है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं और उसके बाद डिसाइड किया जाए कि कहीं से आपकी कोई टैक्स एवेजन तो नहीं हुई है। एक आता है 148 का नोटिस इनकम एस्केप असेसमेंट, जहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि कोई ऐसी इनकम है जिसकी जानकारी आपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दी है, और उसके लिए जब आपको नोटिस आएगा तो फिर से आपकी पूरी जांच होगी और देखा जाएगा कि आपकी कौन सी इनकम कितने अमाउंट की आपकी रिटर्न में नहीं दिखाई गई है, आपने उस पर टैक्स नहीं दिया है, फिर आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, इंटरेस्ट पेनल्टी सब कुछ लगाया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने रिटर्न भरी ही नहीं है उनको रिटर्न ना भरने के लिए नोटिस आ सकता है कि आप रिटर्न प्लीज़ भरिए। कई बार आपसे आता है जहाँ से आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, आपको नोटिस आता है कि ये चीज़ें हैं, आप हमें ये प्रोवाइड कर दीजिए, हमें देखना है कि इससे आपकी कोई मिसमैच तो नहीं आ रहा, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट्स मांगी जा सकती हैं, आपने अगर कोई प्रॉपर्टी बेची है तो उसके डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। ऐसे जो नोटिसेस होते हैं इनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि आपको बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे नोटिसेस तभी आते हैं यूजुअल केसेस में जब जेन्युइनली कोई इशू होता है। अगर आपने रिटर्न बिल्कुल ठीक भरी है, आपने कोई ऐसी एंट्री नहीं की है, ऐसी कोई टैक्स एवेजन नहीं है, तो आपका नोटिस ऐसे वाला कभी भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको इंटीमेशन आ गई है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कभी नोटिस ही नहीं आ सकता। तो इन सारे हालात का जिनका जिक्र यहाँ पे गौरी ने किया, इसका आप ख्याल रखें कि इन केसेस में नोटिस आ सकते हैं। नोटिस आया तो फिर आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। नोटिस आता है तो आप tax@moneycontrol.com पे लिखिएगा, हम फिर आपको बताएं कि इस नोटिस का कैसे जवाब दिया जाए। अब वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं दिल्ली, जहाँ से सुरेंद्र कुमार सयाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? सर उलझन ये है कि मैंने एक फ्लैट दिया था 9 लाख रुपए का 2006 में, उसकी इंडेक्स वैल्यू इस वक्त 23 लाख के करीब है। अच्छा। और वो उसकी मार्केट प्राइस भी इतनी ही है, लेकिन उसको जब मैं भेजता हूँ तो वहाँ पर तो ना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वहाँ एरिया की 37 लाख फिक्स की गई है। तो मुझे ये है कि मुझे 37 लाख के ऊपर ही कैपिटल गेन देना पड़ेगा। ऐसा डीम्ड वैल्यू मुझे 37 लाख मानी जाएगी। इसके लिए मेरे पास कोई ऑप्शन है? ये बहुत लोगों की समस्या होती है, और पिछले दिनों जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस ऊपर नीचे हुई थी तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा था, क्या उपाय है ऐसे में? देखिए, इसका क्योंकि जैसे आपने कहा कि बहुत लोगों का ये ट्रांजैक्शंस भी होती हैं प्रॉपर्टी को लेके और सवाल रहता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि जो सर्कल रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी कोई भी प्रॉपर्टी डीलिंग में। तो जैसे आपको जैसे खुद ही पता है कि आपका जो सेक्शन 50C है वो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, यानी कि जब आप प्रॉपर्टी बेचेंगे सर्कल रेट से नीचे तो आपकी डीम्ड वैल्यू सर्कल रेट की रहेगी। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको सरकार ये बोलती है कि अगर आप सर्कल रेट से नीचे बेच रहे हैं तो हम डीम करेंगे वैल्यू आपकी सर्कल रेट वाली। इसका कारण ये है कि सरकार नहीं चाहती कि कहीं से भी कोई टैक्स एवेजन हो और कोई अंडर वैल्यू पे प्रॉपर्टी बेचे। अब 10% का आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, जो कुछ साल पहले 5% थी और कुछ टाइम पहले अब इसको 10% कर दिया गया है। तो अगर आपका 10% का वेरिएशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई इसमें नोटिस नहीं आएगा और आप उस प्रॉपर्टी को 10% के वेरिएशन पे बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना नीचे बेच रहे हैं, जो आपने मुझे अमाउंट बताया 10% से काफ़ी ज़्यादा है, इस केस में अगर आपने प्रॉपर्टी बेची 110% आपको नोटिस आएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि जेन्युइनली ये प्रॉपर्टी उसी रेट की बिकने वाली है और इसका जो सर्कल रेट है वो गलत है, तो थोड़ा सा आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको असेसिंग ऑफिसर को जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो इसकी वैल्यूएशन करवाएं। अगर उनके वैल्यूएशन रिपोर्ट में निकल के आता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी जेन्युइनली 23 लाख की ही आती है और 37 लाख या जो आपने अमाउंट बोला उसकी नहीं है, तो उस केस में आप उसको अज्यूम कर सकते हैं। बट अगर आपने ये पूरी प्रोसेस आपने नहीं किया बिना वैल्यूएशन रिपोर्ट जो असेसिंग ऑफिसर आपके लिए बनवा के देगा, तो 100% आपको नोटिस आएगा। और ये वाला जो 50C का जो क्लॉज है, जो सेक्शन है, ये बहुत ही टफ सिचुएशन होती है, क्योंकि इसमें
सरकार आपको ज़्यादातर रिलीफ नहीं देती है। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि आप सर्कल रेट से इतना नीचे बेच दें। तो 10% का वेरिएशन चल जाएगा, अदरवाइज असिस्टिंग ऑफिसर से जाके मिलके एक एप्लीकेशन मूव करिए कि आप उसको वैल्यूएशन कराना चाहते हैं। अच्छा, इसमें मैं कहीं पढ़ रहा था कि ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे उस आसपास के सारी प्रॉपर्टी के रेट इतने ही कम है सर्कल रेट से, तो इसका कोई प्रूफ या फिर वहाँ का देखिए, प्रूफ देंगे तो आप बच सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो आपका सेकंड स्टेप है, क्योंकि जब आप रिटर्न भरेंगे तो आपके रिटर्न के टाइम पे कोई भी डॉक्यूमेंट आप अटैच नहीं करते हैं। जब आप सरकार को बताएंगे कि आपने प्रॉपर्टी की इतने की बेची है और सरकार के पास उसकी वैल्यू जो सर्कल रेट है वो इतना है, तो नोटिस तो आपको जरूर आएगा। जवाब के टाइम ये बात, जब नोटिस आएगा उसके जवाब में आप बाकी प्रॉपर्टीज की डीड और उसमें फिर आपको बहुत सारी जजमेंट्स ढूंढ के रखनी पड़ेंगी कि आपका ये सेल ऐसी क्यों डिस्ट्रेस सेल थी, वहाँ पे यही रेट है, बाकी उनके जो सेल डीड्स हैं वो निकाल के आपको जमा करनी होगी, और वो थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है और ये लिटिगेशन का मैटर है, तो उसमें ना पड़ने से बेहतर है कि पहले ही आप सेफ होके चलें। चलिए, तो ये एक रास्ता है सुरेंद्र जी, और इस रास्ते से चलेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। और कई सारे सवाल हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सुलझाएंगे एनपीएस में निवेश करने वालों की टैक्स उलझने। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, एक सवाल आया है भोपाल से दिनेश कृष्णन जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। दिनेश जी, क्या सवाल है आपके पास? जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। मेरा ये सवाल है कि एनपीएस टीयर 2 में जो इक्विटी कंपोनेंट होता है और जो डेब्ट कंपोनेंट होता है, उसके गेन पर टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, ठीक है। देखिए, जो आपका एनपीएस की जो स्कीम है, सरकारी स्कीम है, इसमें तरह तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे आप इस समय से पहले उसको निकाल नहीं सकते, आप जब निकालेंगे तो आपको 60% लमसम आप निकाल सकते हैं, बाकी आपको एन्युटी करानी पड़ेगी, तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग होता है। जो आपको लमसम अमाउंट आप 60% आपको मिल जाता है, वो आपका टैक्स एग्जेम्प्ट होता है एनपीएस के केस में। जो आपका 40% आपका एन्युटी के केस में निकल के आता है, यानी कि आपको मंथली एक तरह से एक अमाउंट सरकार देगी उस एनपीएस स्कीम में जो आपने पैसा जमा कराया था उसके अकॉर्डिंगली, वो आपका इनकम टैक्स स्लैब रेट के ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। तो वो आपके हर साल इनकम में ऐड होता रहेगा और आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। तो दोनों ही जो आपके कंपोनेंट है एनपीएस की, उसकी टैक्सेबिलिटी अलग है, और वो भी डिपेंड करता है कि आप उसमें से कितना निकालते हैं, कब निकालते हैं, क्योंकि एनपीएस पे रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये है दिनेश जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी उलझन यहाँ पे दूर हो गई होगी। गौरी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।